हेलो बच्चों, मैं विकास शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। अपने बीएससी सेकेंड ईयर की फिज़िक्स पढ़ रहे हैं और इसके अंदर अपने जो बुक पढ़ रहे हैं उस बुक का नाम है ऊष्मा गतिकी। और ये जो यूनिट आपकी तीसरी यूनिट है, इसके अंदर अपने जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो अपना टॉपिक था ऊष्मागतिक निकाय द्वारा किया गया कार्य, और उसका अपने लास्ट पार्ट पढ़ रहे थे। लास्ट पार्ट था सक्रिय प्रक्रम में किया गया कार्य। सक्रिय प्रक्रम में किया गया कार्य, ठीक है। अपने कार्य का मान ज्ञात कर रहे थे, कुछ एक टर्म अपने निकाल ली थी, डायग्राम अपने बना लिया था। तो इस प्रकार का अपने डायग्राम बना रखा था। और अवस्था ए से सी तक जा रहे थे, बी से होते हुए और फिर अपने वापस डी से ए की ओर पहुंच रहे थे, और इसे अपने नीचे की ओर बढ़ा दिया था। इसे कोई नाम लिख देता हूँ, ई या एफ, जो भी आप लिखा था वो लिख सकते हो। ये ओ, ये एक्स, ये वाई, इस ओर अपने दाब ले रखा है और इस ओर अपने आयतन ले रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने कार्य का मान ज्ञात कर रहे थे, और इसके अंदर अपने जो W1 का मान ज्ञात किया था, W फर्स्ट का मान ज्ञात किया था, वो अपने ज्ञात कर लिया था। और इसके बाद में देखो W फर्स्ट का जो अपने मान ज्ञात किया था, तो अपने इस ओर का जो कार्य था उसका मान ज्ञात किया था। यानी जो आपका ये वक्र है ए सी, ए बी सी, इसके मध्य और इसके मध्य का जो क्षेत्रफल है वो अपना क्या था, W फर्स्ट था। यानी ए बी सी एफ ई, ए के ई का क्षेत्रफल था। और W सेकंड जो आप लोगों ने लिखा था वो किसके मध्य का था, वो ए डी सी एफ ई, ए के मध्य का था। ए डी सी एफ ई, ए के मध्य का क्षेत्रफल था। ए डी सी एफ ई, ए के मध्य का क्षेत्रफल था। और जो अपने W का मान ज्ञात कर रहे थे वो इसमें से इसे घटा करके ज्ञात कर रहे थे, और दोनों को जब अपने घटा रहे थे तो आपके पास में जो रिजल्ट आया था वो आया था ए बी सी डी और ए का क्षेत्रफल। यानी ए बी सी डी, ए के द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल जो है वो किसको दर्शा रहा था, वो आपके चक्रीय प्रक्रम में किए गए कार्य को दर्शा रहा था। यहाँ आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप ए से सी तक जा रहे हो तो ये वाला जो पार्ट है ये आपका प्रसार दर्शा रहा है, ठीक है। जो निकाय है उसका प्रसार दर्शा रहा है, और ये जो पार्ट है जो अपने सी से ए की ओर पहुंच रहे हैं, सी डी ए की ओर पहुंच रहे हैं, ये जो आपका पार्ट है ये संपीड़न को दर्शा रहा है। तो यहाँ प्रसार हो रहा है और यहाँ संपीड़न हो रहा है, तो इसमें से अपने इसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। और ये जो आपके पास में परिबद्ध क्षेत्रफल है ये चक्रीय प्रक्रम में किए गए कार्य को दर्शा रहा है। यहाँ आप ये ध्यान रख सकते हो कि जब भी इस प्रकार के चक्रीय प्रक्रम में अपने क्लॉकवाइज घूमते हैं, जैसे देखो ये अपने किस ओर घूम रहे हैं, घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं, यानी जब अपने क्या करें, क्लॉकवाइज घूमे, तो क्लॉकवाइज घूमते समय यह जो कार्य आएगा वो किस प्रकार का आएगा, धनात्मक आएगा, ठीक है। अगर आपका वक्र जो है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो किया गया कार्य क्या आएगा, धनात्मक आएगा। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, यदि ये एंटी क्लॉकवाइज है तो आपका जो किया गया कार्य है वो किस प्रकार का आएगा, ऋणात्मक आएगा, ठीक है। अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो वो धनात्मक आएगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो वो क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। आई बात समझ में। देखो ये जो है ये क्षेत्रफल बड़ा है, ये वाला ऊपर वाला जो अपने किसका है, प्रसार का है, ये छोटा है जो अपने संपीड़न का है। तो ये अपने मान क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अगर मान पॉजिटिव आ रहा है तो ये किस ओर घूम रहा है, ये घड़ी की दिशा में घूम रहा है, ठीक है। और निकाय जो है, निकाय के द्वारा कार्य किया जा रहा है। यहाँ आप लोग लिख सकते हो कि मान धनात्मक आता है तो निकाय द्वारा कार्य किया जाएगा। अगर मान पॉजिटिव आता है तो निकाय द्वारा कार्य किया जाएगा। यह बोल सकते हो कि यहाँ निकाय द्वारा किया गया नेट कार्य, निकाय द्वारा किया गया नेट कार्य क्या होगा, धनात्मक होगा। या बोल सकते हो निकाय द्वारा नेट जो बचेगा वो आपके पास में प्रसार बचेगा। और अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो
ये किस प्रकार का आएगा, ऋणात्मक आएगा। और ऋणात्मक आने का मतलब हो गया निकाय पर किया गया कार्य, निकाय पर किया गया कार्य, ठीक है। तो ये निकाय पर कार्य किया जाता है तो ये नेगेटिव आएगा, और निकाय द्वारा कार्य किया जाता है तो क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ नेट कार्य धनात्मक है, और इस कंडीशन में नेट कार्य जो है वो किस प्रकार का आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है, ठीक है। ये बातें अपने की है चक्रीय प्रक्रम के बारे में। यहाँ जो आपके पास में निष्कर्ष के रूप में जो रिजल्ट आ रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है जो अब बता रहा हूँ आपको। देखो इसके अंदर अपने 2-3 बातें मुख्य रूप से पढ़ी है। एक तो आप लोगों ने ये देखा था कि जो अपने कार्य का मान ज्ञात करना है, ये एक तो आप सूचक आरेख जो अपने बोल रहे थे, सूचक आरेख उस तरफ जो बना है वो भी सूचक आरेख एक तरीके का सूचक आरेख। सूचक आरेख को इंग्लिश में इंडिकेटर डायग्राम बोलते हैं, इंडिकेटर डायग्राम, ठीक है। तो सूचक आरेख का मतलब हो गया इंडिकेटर डायग्राम। तो एक तो आपको सूचक आरेख का ध्यान रखना है कि सूचक आरेख क्या होता है। जो P और V के मध्य वक्र खींचा जाता है उसको अपने क्या कहते हैं, सूचक आरेख कहते हैं। और ये दिए गए ताप पर होता है, दिए गए ताप पर होता है। कोई एक ताप दे दिया जाएगा और उस नियत ताप पर आपको क्या करना होगा, PV वक्र खींचना होगा, जिसे अपने इंडिकेटर डायग्राम बोलते हैं। एक तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। दूसरा, कार्य का जब मान ज्ञात करो तो कार्य के लिए एक तो आपके पास में ये सूत्र आ ही जाएगा, V1 से V2 और PdV, एक तो आपके पास में ये सूत्र आ जाएगा। दूसरा, सूचक आरेख से आप लोग क्या कर सकते हो, किए गए कार्य का मान ज्ञात कर सकते हो। जैसे ये मान लिया कोई एक सूचक आरेख है, इस ओर P है और इस ओर क्या है, V है, ठीक है। आपके पास में ये क्या है, कोई एक सूचक आरेख है। अब यहाँ अगर आप कार्य का मान ज्ञात करोगे तो इस PV वक्र और ये जो आपके पास में आयतन वक्र है, इसके मध्य का जो क्षेत्रफल है, ये जो क्षेत्रफल है ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये किए गए कार्य के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। दूसरा आपको यहाँ ध्यान रखना होगा निष्कर्ष के रूप में चक्रीय प्रक्रम के लिए, वो आपको ये ध्यान रखना होगा कि निकाय द्वारा किया गया कार्य, निकाय द्वारा किया गया कार्य। देखो ये सामान्य प्रकार का प्रक्रम है, कभी कभी स्पेशल केस लग जाते हैं इसके अंदर, जैसे रुद्धोष्म प्रक्रम वगैरह आ जाता है तो ये टर्म जो है वो बदल भी जाती है। पर यहाँ जो आपको याद रखना है कि निकाय द्वारा किया गया कार्य हमेशा आपको क्या लेना है, धनात्मक लेना है। निकाय द्वारा किया गया कार्य क्या लेना है, धनात्मक लेना है। ये अगर यदि निकाय कार्य कर रहा है वहाँ पर तो आपको कार्य का मान सीधा क्या लिखना है, धनात्मक लिखना है। अगर निकाय पर कार्य किया जाता है, अगर निकाय पर कार्य किया जाता है, निकाय पर कार्य किया जाता है तो आपको इसे क्या लेना है, कार्य को ऋणात्मक लेना है। अगर निकाय द्वारा ऊष्मा दी जाती है, अगर निकाय द्वारा ऊष्मा दी जाती है तो यहाँ क्या आएगा, ऊष्मा का मान ऋणात्मक आएगा। ध्यान रखना ये ऊष्मा का मान है, ये जो मान है ये ऊष्मा का है। अगर निकाय द्वारा ऊष्मा दी जाती है तो वो ऊष्मा क्या लिखोगे, ऋणात्मक लिखोगे। अगर निकाय को ऊष्मा दी जाती है, निकाय को ऊष्मा दी जाती है तो क्या लिखोगे, ऊष्मा को धनात्मक लिखोगे, ठीक है। देखो अगर निकाय द्वारा कार्य किया जाता है तो निकाय द्वारा कार्य किए जाने पर कार्य को क्या लिखोगे आप लोग, धनात्मक लिखोगे। अगर निकाय पर कार्य किया जाता है तो आप लोग क्या लिखोगे, कार्य को ऋणात्मक लिखोगे। अगर निकाय द्वारा ऊष्मा दी जाती है तो ऊष्मा को ऋणात्मक लिखोगे। अगर निकाय को ऊष्मा दी जा रही है तो आप लोग उस ऊष्मा को क्या लिखोगे, धनात्मक लिखोगे। इसी के साथ आपका ये टॉपिक पूरा हो जाता है, ऊष्मागतिक निकाय द्वारा किया गया कार्य, ठीक है। अगर ये टॉपिक आपके एग्जाम में आता है तो 5 नंबर का कम से कम ये टॉपिक जो है बड़े क्वेश्चन में पूछा जाएगा। अगर छोटा प्रश्न आता है तो सीधा आपसे सूचक आरेख वगैरह के बारे में पूछ सकता है। 3 नंबर के अंदर आप लोगों को सक्रिय प्रक्रम में किए गए कार्य के बारे में भी पूछ सकता है, ठीक है। नया टॉपिक अपने शुरू करते हैं। नया टॉपिक अपना है आंतरिक ऊर्जा।
देखो जो नया टॉपिक अपना है वो है आंतरिक ऊर्जा। ठीक है, आंतरिक ऊर्जा। देखो अगर कोई निकाय एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जा रहा है, जैसे कोई निकाय अपनी अवस्था I से अवस्था F में जा रहा है, यानी अवस्था I से, I का मतलब इनिशियल प्रारंभिक अवस्था से फाइनल स्टेज अंतिम अवस्था में जा रहा है। अगर कोई निकाय इंटरनल एनर्जी बोलते हैं, अगर कोई निकाय प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था में जा रहा है और आप लोग क्या करते हो, निकाय को जो ऊष्मा दे रहे हो उसका और जो निकाय द्वारा कार्य किया जा रहा है उसका, दोनों का अंतर ज्ञात करते हो, यानी आप लोग डेल क्यू और डेल डब्ल्यू का अंतर ज्ञात करते हो, तो आपके पास में हमेशा एक निश्चित मान जो है वो प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कोई एक निकाय है जो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जा रहा है। ठीक है, अब सुनो काम की बात, ये निकाय अवस्था प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था में जाते हुए विभिन्न प्रक्रमों से होकर के गुजर रहा है। ठीक है, यानी कोई एक निकाय विभिन्न प्रक्रमों से होता हुआ प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था में जा रहा है, और प्रत्येक प्रक्रम के लिए आप लोग क्या करते हो, डेल क्यू और डेल डब्ल्यू का अंतर ज्ञात करते हो, तो आपके पास में जो मान आता है वो हर बार क्या आ रहा है, एक निश्चित मान आ रहा है। आई बात समझ में? अपने क्या बोल रहे हैं कि प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था की ओर एक निकाय जा रहा है। ठीक है, और विभिन्न प्रक्रमों से होता हुआ जा रहा है। अपने जो ऊष्मा दे रहे हैं, निकाय जो कार्य कर रहा है, उसका अगर अपने अंतर निकाले तो वो अंतर हमेशा एक निश्चित मान के बराबर आता है। उस मान को क्या बोला जाता है, उस मान को बोला जाता है आंतरिक ऊर्जा। क्या बोला जाता है, आंतरिक ऊर्जा बोला जाता है। ठीक है, यानी आंतरिक ऊर्जा एक इस प्रकार की भौतिक राशि अपने प्राप्त हो जाती है जो किसका फलन नहीं है, जो पथ फलन नहीं है, जो पथ फलन नहीं है। ठीक है, तो आंतरिक ऊर्जा किसका फलन है, अपनी सीमांत अवस्थाओं का फलन है, सीमांत अवस्था का फलन है। दूसरा ध्यान रखना, ये ताप का फलन होती है, ताप पर निर्भर करती है। तो आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर नहीं करती, आंतरिक ऊर्जा पथ का फलन नहीं है, तो किस पर निर्भर नहीं करेगी, ये पथ पर निर्भर नहीं करेगी। जैसे हमने एक डायग्राम बनाया था, अगर आपकी याद हो, अपने बात कर रहे थे कार्य की पथ पर निर्भरता। ठीक है, उस डायग्राम के अंदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 प्रकार के पथ लिए थे। आपने देखा जो आपका पहला पथ है उसके अंदर कार्य का मान, दूसरे के अंदर कार्य का मान और तीसरे के अंदर कार्य का मान, तीनों के लिए कार्य का मान आपके क्या प्राप्त हो रहा था, अलग प्राप्त हो रहा था। यानी W फर्स्ट, W सेकंड और W थर्ड, ये आपका क्या प्राप्त हो रहा था, अलग प्राप्त हो रहा था। और आप लोग सेम अवस्था पर पहुंच रहे थे ए से बी की ओर। आप कहाँ पहुंच रहे थे, ए से बी की ओर पहुंच रहे थे विभिन्न पथों से होते हुए, और आपके पास में जो कार्य आ रहा था वो क्या आ रहा था, अलग आ रहा था। क्यों आ रहा था, क्योंकि कार्य क्या था, वहाँ पर पथ का फलन था। कार्य क्या था, पथ का फलन था। जैसे ही आप लोग पथ बदलते हो कार्य का मान क्या हो रहा था, बदल रहा था। परंतु यहाँ जो आंतरिक ऊर्जा है, यहाँ जो आंतरिक ऊर्जा है ये किस पर निर्भर नहीं कर रही, ये पथ पर निर्भर नहीं कर रही है, यानी ये अंतिम और प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था पर निर्भर कर रही है। यहाँ इसका मान कितना है और यहाँ मान इसका कितना है, सिर्फ इसी बात पर निर्भर कर रही है, ये किस रास्ते से होकर के जा रहा है, किस पथ से होकर के जा रहा है, उससे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये एक इस प्रकार की राशि है जो सीमांत अवस्था का फलन है, जो अपनी प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था पर निर्भर करती है। चाहे जितने भी प्रक्रमों से होकर के गुजरे, हर बार इसका अंतर जो है वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने के लिए क्या आएगा, सेम आएगा। ए से बी की ओर जाएंगे, किसी भी पथ से होकर के जाए, इसका मान हमेशा क्या आएगा, बराबर आएगा। इसे अपने बोला जाता है आंतरिक ऊर्जा। दूसरा देखो, आंतरिक ऊर्जाएं 2 प्रकार की अपने पढ़ते हैं। एक तो अपने पढ़ते हैं आंतरिक स्थितिज ऊर्जा, और एक अपने पढ़ते हैं आंतरिक, ये आंतरिक स्थितिज ऊर्जा है और ये आंतरिक गतिज ऊर्जा है। ठीक है, तो 2 प्रकार की अपनी ऊर्जाएं पढ़ रहे हैं। एक पढ़ रहे हैं आंतरिक स्थितिज ऊर्जा और एक अपने पढ़ रहे हैं आंतरिक गतिज ऊर्जा। सबसे पहले बात कर लेते हैं आंतरिक स्थितिज ऊर्जा की। देखो, आंतरिक स्थितिज ऊर्जा जो होती है, यानी जो अपनी आंतरिक स्थितिज ऊर्जा जो होती है, ये होती है अंतर आणविक बलों के कारण। जो अंतर आणविक बल लग रहे हैं
उनके कारण होती है। यानी अणु जो है वो आपस में क्या कर रहे हैं, एक अणु दूसरे अणु पर क्या कर रहा है, बल लगा रहा है, और उनकी वजह से जो ऊर्जा होती है वो कौन सी ऊर्जा होती है, वो आंतरिक स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, और आंतरिक गतिज ऊर्जा ये होती है अणुओं की यादृच्छिक गति के कारण। यानी गैस के अणु जो है वो लगातार क्या करते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जो है वो गति करते रहते हैं, और इनकी यादृच्छिक गति के कारण जो ऊर्जा होती है वो कौन सी ऊर्जा होती है, वो आंतरिक गतिज ऊर्जा होती है। दूसरा, आंतरिक गतिज ऊर्जा जो है वो ध्यान रखना है आप लोगों को कि आंतरिक गतिज ऊर्जा ताप का मापक होती है। आंतरिक गतिज ऊर्जा किसका मापक होती है, ताप का मापक होती है। अगर आप लोग ताप को बढ़ा देते हो, अगर आप लोग क्या कर देते हो, ताप को बढ़ा देते हो, तो आंतरिक गतिज ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, और अगर परम शून्य ताप की बात करें, परम शून्य ताप की अगर आप लोग बात करोगे तो परम शून्य ताप पर आंतरिक गतिज ऊर्जा का मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, एक अपने बात कर लेते हैं आदर्श गैस की। आदर्श गैस की, ठीक है, जो आपकी दूसरी फिजिक्स है अणुगति सिद्धांत, उसके अंदर आप लोग आदर्श गैस पढ़ चुके हो शायद। उसके अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आदर्श गैस एक ऐसी गैस होती है जिसके अणुओं के मध्य अंतराण्विक बल का मान 0 होता है, और उसकी संपूर्ण ऊर्जा किसके रूप में होती है, गतिज ऊर्जा के रूप में होती है। क्यों होती है, क्योंकि उसके अणु लगातार गति करते रहते हैं। ठीक है, तो उसकी संपूर्ण ऊर्जा किसके रूप में होती है, गतिज ऊर्जा के रूप में होती है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो अंतराण्विक बल लग रहा है, ठीक है, जो अंतराण्विक बल लग रहा है, उस अंतराण्विक बल का मान, जो अंतराण्विक बल लग रहा है उस अंतराण्विक बल का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, आदर्श गैस के अंदर अंतराण्विक बल का मान क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि अपने ऐसा मान करके चलते हैं आदर्श गैस जो होती है उसके अणु जो है एक दूसरे पर किसी प्रकार का अंतराण्विक बल जो है वो नहीं लगाते। अगर अंतराण्विक बल नहीं लगाएंगे तो स्थितिज ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, आंतरिक स्थितिज ऊर्जा का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, और गैस की कुल ऊर्जा जो है वो फिर किसके बराबर बचेगी, गैस की कुल ऊर्जा जो है वो उसकी गतिज ऊर्जा के बराबर बचेगी। यही वजह है कि आदर्श गैस की संपूर्ण जो ऊर्जा होती है वो किसके रूप में होती है, वो उसकी आंतरिक गतिज ऊर्जा के रूप में होती है। ठीक है, तो ये अपने पास में एक प्रकार की ऊर्जा है। तो ये अपना छोटा सा टॉपिक था आंतरिक ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा के बारे में एक तो आपको ध्यान रखना है कि आंतरिक ऊर्जा सिर्फ किसका फलन होती है, ताप का फलन होती है। दूसरा, आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर नहीं करती, आंतरिक ऊर्जा जो है वो पथ पर निर्भर नहीं करती। ये जो सीमांत यानी प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था, जो सीमांत अवस्थाएं हैं, सिर्फ उन्हीं पर निर्भर करती है। दूसरा, ये ताप पर निर्भर करती है। ठीक है, और ये आपको ध्यान रखना ही था। 2 प्रकार की थी, एक तो आंतरिक स्थितिज ऊर्जा और एक थी आंतरिक गतिज ऊर्जा। देखो अपने आगे अपने इसके अंदर टॉपिक आता है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। आंतरिक ऊर्जा का अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो 1.5 नंबर का प्रश्न आ सकता है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ठीक है। इससे पहले आप लोग पढ़ चुके हो ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम, अब अपने पढ़ रहे हैं ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। देखो आप लोगों ने थोड़ी देर पहले क्या देखा था, आप लोगों ने देखा था कि अगर कोई निकाय अपनी प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था में जा रहा है और विभिन्न प्रक्रमों से होता हुआ जा रहा है, तो अपने जो डेल क्यू और डेल डब्ल्यू का मान ज्ञात किया है, ये मान हमेशा क्या रहता है, एक निश्चित राशि के बराबर रहता है। और उस निश्चित राशि को अपने क्या बोल रहे थे, आंतरिक ऊर्जा बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे, आंतरिक ऊर्जा बोल रहे थे। देखो आंतरिक ऊर्जा को यू से दर्शाते हैं, ये तो आपको पता है। तो आंतरिक ऊर्जा कहते हैं, और किससे दर्शाते हैं, इसे यू से दर्शाते हैं। तो अपने जो डेल क्यू और डेल डब्ल्यू है, इसका मान एक निश्चित राशि के बराबर होता है, जिसे अपने आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। और किससे लिख देते हैं, डी यू से लिख देते हैं। यानी आप लोग लिख सकते हो डेल क्यू बराबर डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। ये यानी अपने लिखा डेल क्यू बराबर डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। ये आपके पास में क्या है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। देखो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम अपने क्या बताता है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम अपने को बताता है कि किसी निकाय को अगर अपने ऊष्मा दे, किसी निकाय को यदि आप लोग क्या करते हो, ऊष्मा देते हो, तो वो ऊष्मा 2 रूपों में खर्च हो जाती है। एक तो उस निकाय द्वारा
कार्य करने में, दूसरा उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने का काम। यानी अगर आप किसी निकाय को, जैसे किसी गैस को आप लोग क्या कर रहे हो, ऊर्जा दे रहे हो, तो ऊष्मा दे रहे हो, तो वो दो कामों में खर्च हो जाएगी। एक तो कार्य के लिए, ठीक है, यानी कार्य करेगी, दूसरा उसकी आंतरिक ऊर्जा में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो डी यू और डेल डब्ल्यू दोनों जुड़ करके हमेशा किसके बराबर आते हैं, डेल क्यू के बराबर आते हैं। इसे अपने क्या कहते हैं, इसे अपने ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहते हैं। ये जो सामने समीकरण लिखी गई है, डेल क्यू इक्वल डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, इसी को अपने क्या कहते हैं, इसी को अपने ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहते हैं। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहते हैं। देखो ये समीकरण अब अपने पढ़ लिए, डेल क्यू बराबर डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। अब शायद आपका बचे हुए चैप्टरों के अंदर, या इस बुक के जितने चैप्टर बचे हैं, जितनी यूनिट इसकी बची है, उसके अंदर शायद ही ऐसा कोई टॉपिक बचे जिसके अंदर अपने इस समीकरण को काम में ना ले। प्रत्येक समीकरण, प्रत्येक जो आप डेरिवेशन करोगे उसके अंदर ये लगभग आपके आए गए। तो याद रखना, डेल क्यू बराबर डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, ये क्या है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। यहाँ आपको एक दो बातें और देखनी है। एक तो ये दो जो मूलभूत सिद्धांत है या जो दो नियम है उन पर आधारित है। पहला तो देखो संरक्षण का, पहला मान लो, पहला तो किस पर आधारित है, ये संरक्षण पर आधारित है। दूसरा ऊष्मा जो है किस में बदल रही है, कार्य में बदल रही है और ऊर्जा में, ठीक है। तो ये दो नियमों पर आधारित है। पहला नियम आप लोग इसके अंदर बोल सकते हो कि ये किस पर आधारित है, ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। यानी ये किस पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण के नियम पर कैसे है, जैसे देखो यहाँ ये बोल रहा है कि अपने क्या किया, डेल की ऊष्मा दी, ठीक है, अपने डेल की ऊष्मा दी। ये डेल की ऊष्मा जो है किसके अंदर जा रही है, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के जा रही है, और जो बच गई वो किस काम में आ रही है, वो कार्य के काम में आ रही है। यानी आप लोग जो ऊष्मा दे रहे हो उससे दो काम हो रहे हैं, एक तो कार्य किया जा रहा है, इस ऊष्मा के द्वारा क्या किया जा रहा है, यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। दूसरा इसकी आंतरिक ऊर्जा में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो ऊर्जा यहाँ पर क्या है, संरक्षित है। अपने ना तो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है और ना ही नष्ट हो रही है। जितनी ऊर्जा आपने दी है, जितनी ऊष्मा आपने दी है, जितनी ऊर्जा आपने दी है, वो यहाँ पर दो बातों में खर्च होगी, एक तो आंतरिक ऊर्जा में और एक कार्य में। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर ऊर्जा क्या है, संरक्षित है। दूसरा देखो, अपने पीछे टॉपिक जो पढ़ा था, जूल का नियम जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, या ऊष्मा और ताप के बारे में जो आपने पढ़ा था, ऊष्मा और कार्य के बारे में जो आप लोगों ने पढ़ा था, तो वहाँ पर अपने बात कर रहे थे कि ऊष्मा जो है वो कार्य के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। यानी ऊष्मा जो किसके द्वारा प्राप्त की जा सकती है, कार्य के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। दूसरा अपने पढ़ा था कि ऊष्मा जो है वो ऊर्जा का ही क्या है, एक रूप है। देखो इस बात को भी अपने यहाँ पर काम में ले रहे हैं, क्योंकि ये देखो ये अपने क्या है, ये बता रहा है कि ऊष्मा जो है किसका रूप है, ऊर्जा का रूप है। अपने ऊष्मा दी किस में बदल गई, ऊर्जा में बदल गई, ठीक है। ऊष्मा किस में बदल रही है, ऊर्जा में बदल रही है। इसका मतलब कि ऊष्मा जो है वो किसका रूप है, ऊर्जा का ही एक रूप है। दूसरा ये देखो ऊष्मा जो है वो किस में बदल रही है, किए गए कार्य में बदल रही है। तो यहाँ ये भी आप लोग देख सकते हो कि ऊष्मा और कार्य क्या है, एक ही बात है। तो आप ये बोल सकते हो कि ये दो नियमों पर आधारित है। दूसरा देखो यहाँ पर, अगर एक तो अपनी सीमा की बात करेंगे कि इस नियम की सीमाबंद क्या आते हैं। दूसरा यहाँ पर मैं एक बात और बता देता हूँ आपको। जनरली आप लोग जब इसे लिखते हो तो ये लिखा है मैंने, डेल क्यू बराबर डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, ठीक है, ये अपने लिखा है। तो आप लोग इसे क्या ये नहीं लिख सकते, डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू, आप लोग इसे ये भी लिख सकते हो, ठीक है। पर अपने यहाँ इसे ऐसा क्यों लिखा है, इसके बारे में अपने बात कर रहे हैं। देखो ये भी अवकलन को ही दर्शा रहे हैं, परिवर्तन को ही दर्शा रहे हैं, ये भी परिवर्तन को दर्शा रहा है, ये भी दर्शा रहा है और ये भी दर्शा रहा है। यहाँ जो आप लोगों ने इन दोनों के पहले तो डेल लिखा है और इससे पहले आपने क्या लिखा है, डी लिखा है। इसका भौतिक अर्थ है, आप लोगों ने जैसे इससे पीछे वाली क्लास के अंदर आप लोग जब पढ़ रहे थे, सेकंड पेपर जो आप लोगों ने पढ़ा था उसके अंदर आप लोगों ने जो कर्ल प्रमेय वगैरह पढ़ी थी, उन सब का भौतिक अर्थ पढ़ा था। उसी प्रकार यहाँ जो ये लिखे गए हैं डेल और डी जो लिखा गया है, इसका भी क्या है, भौतिक अर्थ है। इसका भौतिक अर्थ ये है कि जहाँ आप लोगों ने डेल लिखा है, जहाँ आप लोगों ने क्या लिखा है,
डेल लिखा है, वो दोनों टर्म किसका फलन है? वो दोनों टर्म पथ का फलन है। आई बात समझ में? यानी आप नॉर्मली तो डी लिख सकते हो, डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू, पर जब स्पेशली आपको बोला जाए कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लिखिए तो आपको यहाँ डेल लिखना होगा, यहाँ डी लिखना होगा और यहाँ डेल लिखना होगा। क्यों? क्योंकि इसका भौतिक अर्थ है। इसका भौतिक अर्थ ये है कि आप लोगों ने जिनके साथ में डेल लिखा है वो राशियाँ हैं जो किस पर निर्भर कर रही है? पथ पर निर्भर कर रही है। यानी डेल वाली राशियाँ किसका फलन है? पथ का फलन है। देखो, और जो आप लोगों ने डी के साथ में लिखा है, जिस राशि को आपने डी के साथ में लिखा है, वो पथ का फलन जो है वो नहीं है। वो राशि जो है वो पथ फलन नहीं है। वो किसका फलन है? वो सीमांत फलन है, सीमाओं का फलन है। यानी वो सिर्फ प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था पर निर्भर करती है, आई और एफ उस पर निर्भर करती है। तो इसका भौतिक अर्थ ये हो गया कि जो डेल वाली राशि है वो पथ फलन है, और जो डी के साथ में लिखी गई है वो सीमांत फलन है। वो किस पर निर्भर नहीं कर रही है? पथ पर निर्भर नहीं कर रही है। ये देखो, ये तो आपने सिद्ध कर ही लिया था कार्य के बारे में कि कार्य जो पथ पर निर्भर करता है। डी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि डेल क्यू और डेल डब्ल्यू का आपने जब अंतर निकालते हैं, जो भौतिक राशि प्राप्त होती है वो पथ पर निर्भर नहीं करती। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने लिखा डेल क्यू बराबर डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, ठीक है, ये तो पथ पर निर्भर कर ही नहीं रही है। पर अपना डेल क्यू इक्वल किसके है? इन दोनों टर्म के इक्वल है। ये टर्म तो पथ पर निर्भर नहीं कर रही, पर कार्य क्या कर रहा है? कार्य तो पथ पर निर्भर कर रहा है। अगर इन दोनों को एक साथ आप देखोगे तो ये तो पथ पर निर्भर नहीं कर रहा, पर कार्य क्या कर रहा है? पथ पर निर्भर कर रहा है। इसका मतलब ये जो अपनी राशि है ये भी पथ के साथ क्या हो जाएगी? बदल जाएगी, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा तो नहीं बदलेगी, पर कार्य क्या हो जाएगा? पथ के साथ में बदल जाएगा। अगर कार्य पथ के साथ में बदलता है तो इस ऊष्मा का मान भी क्या होगा? बदल जाएगा, ठीक है। तो इससे आप लोग बोल सकते हो कि ये डेल क्यू भी क्या है? पथ का फलन है। तो यहाँ आप लोगों ने जो डेल के साथ में लिखा है वो पथ फलन है, और जिसे आपने डी के साथ में लिखा है वो किस प्रकार का फलन है? वो सीमांत फलन है। तो इस बात का भी यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना कि अपने जो इसे लिखा है इसे सीधा ही नहीं लिख दिया है कि डी के साथ में लिख सकता था या डेल के साथ में लिख सकता था। आपको जो डेल के साथ में लिखा गया है उन्हें डेल के साथ में लिखना है, और जिसे डी के साथ में लिखा गया है उसे डी के साथ में लिखना है। दूसरा देखो, अगर अपने बात करें कमी की, अगर अपने कमी या सीमा बोल सकते हो आप, अगर आप प्रथम नियम की सीमाएं देखो कि ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है उसकी क्या क्या सीमाएं हैं, क्योंकि इनकी जब सीमाएं आएगी तभी तो ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम दिया जाएगा। तो सबसे पहले अपनी बात करनी पड़ेगी ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की सीमाओं की। एक तो इसकी सीमा ये है कि इससे अपने दिशा का बोध नहीं होता है, दिशा का बोध नहीं होता, ठीक है। और दूसरी इसकी कमी ये है कि अगर किसी प्रकार से आंतरिक ऊर्जा जीरो हो जाए, आंतरिक ऊर्जा क्या हो जाए? जीरो हो जाए, डी यू का मान अगर अपने क्या हो जाए? जीरो हो जाए, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो डेल क्यू किसके इक्वल आ जाता है? डेल डब्ल्यू के इक्वल आ जाता है। यानी यहाँ पर 100% क्या हो रहा है? कार्य हो रहा है। आप जो ऊष्मा दे रहे हो वो 100% किसके अंदर बदल रही है? वो 100% कार्य के अंदर बदल रही है, और ऐसा संभव नहीं है। आई बात समझ में? अपने ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है इसकी दो सीमाएं हैं। इसकी जो प्रथम सीमा है वो किसका बोध नहीं करवाती? वो दिशा का बोध नहीं करवाती कि ये जो अपने प्रक्रम चल रहा है ये कौन सी दिशा में चल रहा है, और क्या अपने उस प्रक्रम को विपरीत दिशा में लेकर के जाए तो क्या उसी प्रकार का अपने को रिजल्ट प्राप्त हो सकता है, इसके बारे में ये अपने को नहीं बताते। तो सीमा याद रखना कि ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है उसकी दो सीमाएँ हैं। पहली सीमा क्या है कि ऊष्मागतिकी का प्रथम जो नियम है वो दिशा का बोध अपने नहीं करवाता है, किस दिशा में अपना प्रक्रम चल रहा है इसके बारे में आप लोग नहीं बता पाओगे। दूसरा इसकी जो सीमा है वो क्या है कि अगर आंतरिक ऊर्जा का मान जीरो हो जाता है, जैसे मैंने लिख दिया डी यू बराबर जीरो, यानी अगर आंतरिक ऊर्जा का मान क्या हो जाए? जीरो हो जाए, तो आप लोग देख सकते हो कि डेल क्यू डेल डब्ल्यू के बराबर हो जाता है। मतलब ये हुआ कि आपने जितनी ऊष्मा दी, आपने जितना ऊर्जा दी, वो कंप्लीट ऊष्मा या ऊर्जा किसके अंदर बदल रही है? कार्य के अंदर बदल रही है। यानी यहाँ पर कार्य जो है वो क्या हो रहा है? 100% हो रहा है। मशीन जो है उसकी दक्षता कितनी है? 100% है। जितना आप उसे ऊष्मा ऊर्जा दे रहे हो वो 100% किस में बदल रही है? कार्य में बदल रही है। और ये आप सभी को पता है कि वर्तमान में व्यवहारिक रूप से
ऐसी मशीन बनाना क्या है असंभव है जिसकी दक्षता क्या हो 100% हो।